जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो आप लोग की तैयारी बहुत जहर लेवल पर किए होंगे, ठीक है। तो क्लास 10th का जो है वो 17 तारीख का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। उसका हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलना है। यहाँ पे कहा गया है, देखिएगा यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा तो क्या होगा, इसका याद रखिएगा। अभिसारी, ठीक है, अभिसारी बिल्कुल राइट आंसर, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर बिल्कुल मिल जाएगा, आप लोग मुफ्त में ले सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1, ये याद रखिएगा, +1 बिल्कुल राइट आंसर, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, याद रखिएगा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो काल्पनिक होता है, याद रख ले लीजिएगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण है। तो वह दर्पण क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा डी, या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा, ठीक है, या तो समतल या तो उत्तल होगा। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, बिल्कुल फटाफट याद कर लीजिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है तो याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। छठा हमारा प्रश्न कहता है, छठा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है तो बिल्कुल दो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के, देखिए, प्रकाश के परावर्तन को निर्धारित, परावर्तन के नियम को निर्धारित करता है, यानी प्रकाश के परावर्तन की निर्धारित करता है तो क्या करता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, प्रकाश तरंग का उदाहरण है तो याद रखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग, याद रखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। या आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण में आवर्तित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है तो कहाँ रखा जाता है तो ये भी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा तो फोकस और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चीन की परपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कौन सा दर्पण मानी जाती है तो बिल्कुल यहाँ पे 10 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, अवतल दर्पण अवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रख दिया जाए तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, किसी दर्पण की फोकस दूरी चीन की परपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है तो किस दर्पण के द्वारा मिल सकता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 13 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब किसके द्वारा मिल सकता है तो समतल, उत्तल और अवतल दर्पण तीनों के द्वारा मिल सकता है। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी गोलीय दर्पण किस प्रकार का है तो याद रखिएगा +20 सेंटीमीटर का रहा है, +20 सेंटीमीटर का रहा तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। 14 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र है तो निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वाई नहीं होगा, भी होगा, ठीक है। यहाँ पे वाई लिखा गया है, भी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, 16 का बिल्कुल राइट, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है तो याद रखिएगा या तो वह समतल दर्पण में या तो उत्तल हो सकता है, या तो वो समतल हो सकता है या तो उत्तल हो सकता है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीधा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, सीधा रेखा का व्यास क्या कहलाता है तो आप लोग याद रखिएगा 17 का बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोलीय दर्पण की द्वारा खोजा, बिल्कुल याद रखिएगा गोलीय दर्पण क्या द्वारा खोजेगा, ठीक है। इतना स्पीड में आप लोगों को याद कर लीजिएगा, रिवीजन केवल करवा रहे हैं, रिवीजन तुरंत ऑब्जेक्टिव इसी कतार में पढ़ा जाता है, ठीक है। आपको जब भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है तो ऋणात्मक होती है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, किस दर्पण में
किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ये भी याद करने के लिए, यह भी याद कर लीजिएगा। तो याद रखिएगा उत्तल। उत्तल बिल्कुल राइट आंसर। आगे आप लोग बताइएगा, ध्यान से आप लोग देखिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनंत। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, आगे लोग ध्यान से देखिएगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम लोग अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखे ताकि जो है प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक और समान आकार का बने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, अनंत पर। अनंत पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे लोग ध्यान से देखिएगा। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब याद रखिएगा, सीधा और अवर्धित होता है। सीधा और अवर्धित होता है, सीधा हासित। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सीधा और हासित होता है। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर। और ये देखिए, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसको कब से पूछा गया है, ये प्रश्न को दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो देखिए 2011 में पूछा, 2015 में पूछा, ठीक है, 2015 में पूछा, उसके बाद 2016 में पूछा और उसके बाद 2021 में पूछा। तो देखिए कितना बार एक प्रश्न को पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्न, अब ये एगो की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो 23 प्रश्न है ये एगो की नहीं बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये सभी प्रश्न एकदम इतने बार पूछा गया है। ठीक है, और आगे भी पूछने की संभावना बनी हुई है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से हो? तो अग्रदीप में क्या होता है? तो अवतल दर्पण ही हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। अग्रदीप में करा है। यहाँ पे जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में क्या होता है? अग्रदीप होता है ना, तो इसमें जो है अग्रदीप में अवतल दर्पण लगा होता है, अवतल दर्पण लगा होता है। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। किस दर्पण का उपयोग पक्ष दृष्टि को पक्ष दर्पण के रूप में होता है? यानी कौन सा जो है साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है या पक्ष दृश्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि हम लोग चलने वाले जर्नी है आज के 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के। ठीक है, 200 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के जर्नी है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है कि हाँ, और इसके आगे भी हम लोग लाएंगे, केमिस्ट्री में भी लाएंगे और बायोलॉजी में लाएंगे। देखिए नई कार्तीय प्रपाति के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है, यानी ली जाती है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ली जाती है यानी क्या हो जाएगा? बी मतलब वस्तु होता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर यानी 26 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए निम्न में से कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी याद रखिएगा धनात्मक होती है। आगे ध्यान से देखिए, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी बीम की प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो याद रखिएगा, अगर किसी प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उसका प्रतिबिंब की प्रकृति याद रखिएगा। आप लोग जो बताने जा रहे हैं वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा। बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। 28 कहता है, 28 आप लोग 29 क्या कहता है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत के बड़ा प्रतिबिंब देखने में, यानी दांत जो है, यानी सीधे हम लोग कह सकते हैं कि चिकित्सा जो है दांत देखने के लिए, दांत को बड़ा देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे पीछे लिखा गया है। आगे लोग ध्यान से देखिए। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। क्या
किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगता को मापने की ज़रूरत है। तो क्या चीज़ मापने की ज़रूरत है, याद रखिएगा। यहाँ पे 30 का बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहला क्या कि दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, यानी दर्पण और जो कितना पर्दा है उसके बीच की दूरी और दर्पण है और वस्तु के बीच की दूरी, यानी यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, आगे 31 क्वेश्चन क्या कहता है। 31 क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो यहाँ पे r बराबर क्या होता है, तो 2f होता है। याद रखिएगा, r बराबर 2f होता है। तो हमारा क्या कहलाता है, क्या कहता है कि फोकस दूरी ज्ञात करें। तो फोकस दूरी को ज्ञात करने के लिए हम लोग को याद रखिएगा, यहाँ पे f बराबर r/2 लिखेंगे। r यहाँ पे दिया है 32 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर 16 सेंटीमीटर प्लस में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लस में, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, यानी धनात्मक होती है। आगे ध्यान से देखिएगा, हजामती दर्पण के लिए, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण, दाढ़ी की बात करें, हजामत की बात करें, दंतमंजन में बात करें, हेडलाइट में बात करें, ये सारे चीज़ बात करेगा तो इस याद रखिएगा अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है, तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा क्यों होता है, क्योंकि डॉट डॉट लाइन से ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर होता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, यानी r और f के बीच क्या संबंध है। तो याद रखिएगा, r बराबर होता है, r बराबर 2f होता है। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, r बराबर 2f है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किसी बीम का प्रतिबिंब, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु का स्थिति कहाँ होनी चाहिए। बताइए, अगर वह कौन से अवतल दर्पण के सामने जो है एक बीम है, यानी एक वस्तु है, उसका प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है और सीधा बनता है और बड़ा बनता है, तो बताइए कि वस्तु को कहाँ रखा गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के बीच, दर्पण के ध्रुव बिल्कुल और मुख फोकस के बीच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए स्पीड में हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 200 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ये सारे चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, एक बार आप लोग देख ही लीजिएगा, एक बार खाली देख लीजिएगा। और आपको स्पीड अलग से बढ़ाने के लिए आप लोग को समय नहीं है, क्योंकि अलग से बढ़ा दीजिएगा तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल आप लोग को ऊपर से चला जाएगा। तो मैं खुद ही स्पीड से बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। इतना स्पीड में मैं बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो आप लोग आगे देखिएगा, 36वां क्वेश्चन कहता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो यहाँ पे 2.42 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो किस लेंस को अपसारिक लेंस कहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो ये सभी को बिल्कुल याद है कि 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। उसके बाद कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या है। तो बताइए, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, sin I बटा sin R बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, sin I बटा sin R। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि लेंस की क्षमता का ये सही होता है। तो याद रखिएगा, डायोप्टर बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे डी हो जाएगा। डायोप्टर, लेंस की क्षमता का ये सही पूछेगा, डायोप्टर बिल्कुल मार देना है, इस तरह से दहाड़ देना है, ठीक है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर होता है। अवतल लेंस में आवर्धन एम बराबर क्या होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भी बटा यू। यहाँ पे दूसरा पर लिखा गया है, ठीक है ना, भी बटा यू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चीन के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो धनात्मक फोकस दूरी क्या होती है, बताइए। इसमें कौन से दर्पण में फोकस दूरी, यानी चीन परिपाटी में फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे उत्तल दर्पण में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों में हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 का डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा,
आगे लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन कहता है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण में क्या संबंध गमन करने पर आपतन कोण होता है, यानी क्या संबंध है जो गमन करने में कुछ है, इसमें छूट गया है टाइप करने में, ठीक है ना, ताकि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है और हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी आर का मान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर का मान यानी कोण आपतन कोण का मान बड़ा होगा। अब ये साइन आई यानी परावर्तन कोण का मान बड़ा होगा किससे, आपतन कोण से, ठीक है। आप तो परावर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, तो आपतन कोण से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना के 43वां का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी से सभी दूरियाँ मापी जाती है, तो ये तो सभी का बिल्कुल याद है। अगर कहेगा लेंस में रहेगा तो प्रकाशीय केंद्र, और अगर दर्पण में कहेगा तो ध्रुव, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, 45वां क्वेश्चन कहता है कि विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ती है, तो विरल माध्यम से करा यहाँ पे क्या है, हवा है और यहाँ पे पानी है, तो इधर से किरण जा रहा है तो किसके ओर मुड़ता है, तो अभिलंब की ओर होता है, तो बी बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगर विरल माध्यम से संघन माध्यम में अगर किरण पुंज जाती है तो वह किसकी ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये भी प्रश्न देखिए कई बार पूछा गया है, ये जो है अलग अलग क्वेश्चन पर कुछ गैप करके हम प्रश्न को ये चीज़ ला दे रहे हैं ताकि आप लोग को ध्यान में बैठा रहे कि एक प्रश्न कितने बार पूछा गया है। ये सारे प्रश्न हैं ताकि सब प्रश्न में हम लोग इतना टाइप करेंगे तो बिल्कुल समय लगेगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो लेंस की बात कर रहे थे, यहाँ पे उत्तर लेंस हो जाएगा, ठीक है, उत्तर लेंस बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46वां का बिल्कुल ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है, जब वस्तु कहाँ पे रखा जाता है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, यानी कब बनती है आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, कब बनता है जब वस्तु कहाँ पे रखा जाए तो आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फोकस और लेंस के बीच, फोकस और लेंस के बीच। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, तो उत्तल लेंस ही बना सकता है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। तो सभी स्टूडेंट को बिल्कुल पता है, ठीक है ना, बिल्कुल सभी स्टूडेंट के पता है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरण किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो जिस बिंदु पर मिलती है कि देखिए कहता है कि किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरणें किसी लेंस से होकर से अपवर्तन यानी अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, तो याद रखिएगा फोकस कहते हैं। ये तो सभी का बिल्कुल राइट आंसर क्या आना चाहिए, सी बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, 50 क्वेश्चन कहता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी जो है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, बिल्कुल 50 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, और 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को पता ही होगा कि बिल्कुल हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न किए, 50 में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न किए, एक प्रश्न पूछा जाएगा और आगे भी पूछेगा और पीछे भी पूछा गया है, ठीक है, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग 51 से चलते हैं, 51 प्रश्न हम लोग आगे 51 से चलते हैं। तो देखिए किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, क्या है 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो बताइए -15 सेंटीमीटर कह रहा है, तो यहाँ पे माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस से हम लोग को पकड़ना है, क्या पकड़ना है यानी ऋणात्मक, तो किसकी ये जो है गोलीय दर्पण में फोकस दूरी किसकी ऋणात्मक होती है, तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे दर्पण
या तो दोनों क्या होगा, दोनों अवतल होगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 के यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दोनों अवतल होगा तभी तो माइनस में ये दोनों का जो है फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। आगे यानी ऋणात्मक होती है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है तो प्रकाश के चाल न्यूनतम, ये तो जो है सिंपल सी बात है, कांच में प्रकाश की चाल बहुत कम होती है इसकी अपेक्षा, यानी चारों ऑप्शन की अपेक्षा, ठीक है ना, बहुत कम नहीं, या ऑप्शन के अनुसार ये चूज करने पड़ता है। तो देखिए आगे लोग ध्यान आगे आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि एक पारदर्शी गोलीय कांच यहाँ पे कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा, तो कैसा व्यवहार करेगा, तो याद रखिएगा ये कैसा व्यवहार करेगा, तो ये कैसा व्यवहार करेगा बिल्कुल आप लोग कमेंट में भर देना है। तो याद रखिएगा अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। किसी लेंस द्वारा उत्तल आवर्धन का ये सही मात्रक होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे आवर्धन का मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन होता है, मात्रकहीन होता है। आवर्धन का किसी भी प्रकार के मात्रक नहीं होता है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होती है, याद रखिएगा कम होती है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है, कम होता है। 56 क्वेश्चन क्या कहता है, 56 प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है, तो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होता है। जैसे वायु में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है, कांच में अलग होता है, जल में अलग होता है, ठीक है, सारे चीज़ में भिन्न भिन्न होता है। तालाब की जल जो है कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह जल कम गहरा दिखाई देता है। जैसे बाल्टी में एक पानी लीजिएगा और बाल्टी में पानी लीजिएगा, यहाँ पे पानी है, तो अगर हम लोग ऊपर से झांकेंगे तो कैसा नज़र आएगा, लगेगा कि बाल्टी हमारा पेनी जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है, यानी कम नज़र आ रहा है। तो इसका कारण क्या है, तो प्रकाश का अपवर्तन, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग देखिएगा, कहता है कि लेंस की मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो लेंसों में कह रहा है, लेंस में याद रखिएगा 2, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 होता है, यानी लेंसों में फोकस की दूरियां 2 होती है, ठीक है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये तो बताएं शुरू में बताएं कि हीरा का जो है सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है, यानी कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.42 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपवर्तनांक 2.42 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कह रहा है, तो उत्तल लेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उत्तल लेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग देखिएगा अपसारी लेंस किसको कहते हैं, तो अवतल लेंस को कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, 61 कहता है, 61 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो यहाँ पे डायोप्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्षमता का मात्रक पूछेगा, डायोप्टर बिल्कुल मार देना है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो किस में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, तो याद रखिएगा हवा में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस में हो जाएगा, हवा में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हवा में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को, यानी छोटे छोटे जो अक्षर रहता है, अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो किस लेंस को हम लोग पढ़ना पसंद करेंगे, तो याद रखिएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को हम लोग पसंद करेंगे। आगे लोग बताइएगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो देखिएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ पे 8 सभी में छूट गया है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 सभी में लगा देंगे तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, एक उत्तल लेंस, ठीक है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता क्या होगी, यानी क्षमता कह रहा है, क्षमता क्या होगी, इसकी क्षमता पूछ रहा है, यानी पावर पूछ रहा है, तो पावर बराबर क्या होता है, 1/f, यानी 1/f, यानी हमारा f दिया है, f कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर है। अब इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा तो 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, 5 बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, तो 5 डायोप्टर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस में 5 हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 5, यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी, क्योंकि उत्तल कह रहा है ना, तो उत्तल में क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी +5 डायोप्टर हो जाएगा। जो है 65 के क्या हो जाएगा,
तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 66 कह रहा है निम्न में से, निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो कौन नहीं किया जा सकता है, तो मिट्टी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल भी किया जाता है, पानी, यहाँ पे कांच भी किया जाता है, प्लास्टिक भी किया जाता है, मिट्टी नहीं किया जाता है, तो मिट्टी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है लेंस यानी किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बन सकता है, लेंस कह रहा था, लेंस यहाँ पे अवतल लेंस हो जाएगा, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अवतल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग आंसर देते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। याद कर लीजिएगा, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार में नहीं याद हो, 2 बार वीडियो देखना है, लेकिन इसको याद कर जाना है, एक प्रश्न। अगर इस प्रश्न को अगर नहीं देखते हैं, इस प्रश्न को अगर पूरा नहीं पढ़ते हैं, तो आपको जो है एक बढ़िया तोहफा को आप लोग जो है त्याग दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा, कहता है अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो यहाँ पे 2 बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे लोग देखिएगा, तो एक एंगस्ट्रम बराबर कर रहा है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, यहाँ पे 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, एक उत्तल लेंस से होता है, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो बताइए। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब, कहता है किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के हेतु बीम का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। तो देखिए, कहता है कि बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए हम लोग वस्तु को यानी बीम को कहाँ उत्तल लेंस के सामने रख सकते हैं। तो कहाँ पे रखेंगे, तो 71 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 71 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनंत पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल, यहाँ वक्रता केंद्र पर, ठीक है। यहाँ पे वक्रता बी यहाँ ना है, तो वक्रता केंद्र पर, ठीक है, वक्रता केंद्र पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, कितना होता है, तो याद रखिएगा 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1/16 सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, 73 क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या हम बनता है, तो रेटिना पर बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ पे होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 74 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, 75 कहता है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करती है, तो परितारिका नियंत्रित करती है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करती है, तो परितारिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। कहता है कि क्या कहता है कि आँख का व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार होता है, तो उत्तल लेंस की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह आँख का व्यवहार होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार की लेंस पाया जाता है, तो उत्तल लेंस पाया जाता है, ठीक है। किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। एक स्वच्छ आँख की दूर बिंदु होती है, तो क्या होती है, तो अनंत होती है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अनंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से, समान दृष्टि के वयस्क के लिए एक सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है, तो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे राइट आंसर, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो किसी नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, देखिए वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, दूर दृष्टि दोष, ठीक है, दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर जो दोष हो रहेगा उसी वस्तु को साफ साफ देखता है। तो दूर दृष्टि दोष हो रहा है, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देखता है, अर्थात निकट की वस्तुओं को उसका साफ साफ नहीं दिखाई देगा। आगे बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है चश्मे किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो देखिए निकट कह रहा है, निकट कितने अक्षर का है, तो 3 अक्षर का है, निकट 3 अक्षर का है, तो 4 अक्षर वाला दूर करेगा,
रहेगा यानी अवतल लेंस, बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे कहता है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि को संशोधित किया जाता है। तो दीर्घ यहाँ पे दूर या दीर्घ कहेगा तो 2 अक्षर का है, तो 2 अक्षर के क्या हो जाएगा 3 अक्षर वाला, तो उत्तल लेंस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बना संशोधित किया जा सकता है। तो दोनों से संशोधित कर रहा है, दोनों जो है अवतल और उत्तल दोनों लगा रहेगा उस लेंस में, तो कौन सा दोष को दूर किया जा सकता है। तो याद रखिएगा जाड़ा दृष्टि दोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा जाड़ा दृष्टि दोष हो जाएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो क्या होता है, तो निकट को साफ नहीं देख रहा है, तो एक मतलब क्या है कि दूर दृष्टि दोष हो रहा है, ठीक है ना, दूर दृष्टि दोष हो रहा है, तभी तो दूर दूर के वस्तुओं को साफ देखेगा और निकट को नहीं देखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा आगे लोग ध्यान से देखिएगा, आगे कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो यहाँ पे सभी को बिल्कुल राइट आंसर आएगा लाल सर, क्या हो जाएगा लाल, यहाँ पे बिल्कुल रेड हो जाएगा, ठीक है ना, लाल क्या हो जाएगा अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, यहाँ पे आगे बताइएगा एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से घिरा होता है। देखिए कैसे, तो कैसे बता दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे हो गया, एक सतह हो गया, यहाँ पे एक और हो गया, नीचे हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना, और एक आगे आपको नजर आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो कैसे होगा, ये गो ऊपरे नजर आ रहा है, ये गो नीचे आ रहा है, तो 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 और अब यहाँ पे देखिए ये गो, तो यहाँ पे हो गया इस साइड हो गया, ठीक है ना, इस साइड हो गया, और ये गो इस साइड हो गया, और ये गो सामने हो गया, तो कितना हुआ 1 2 3 4 5, तो आप लोग को बिल्कुल याद हो गया होगा 5 सतह से। अब आगे देखिएगा, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण कौन उत्पन्न करता है, तो प्रिज्म उत्पन्न करता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, तो कितना न्यूनतम होता है, तो 380 nm होता है, ठीक है, 380 nm होता है, बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 90 का देखिए, कहता है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, तो किस परिघटना का परिणाम है, तो परिकिरण का कारण ही जो है वो आकाश का नीला रंग दिखाई देता है, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो यहाँ पे नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा और लाल यानी निस्वभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो किस रंग का विचलन कर रहा है, विचलन यहाँ पे कर रहा है, याद रखिएगा विचलन कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कलर हम चेंज कर देते हैं, तो विचलन कर रहा है, तो विचलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट हो जाएगा यानी लाल, ठीक है, लाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रंग कितने रंगों का मिल से बना होता है, तो कितने रंगों से मिल के बना होता है, तो 7 रंगों के मिल से बना होता है। कहता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। किसको प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। स्पेक्ट्रम क्या है, तो प्रिज्म जो है इसने, तो इसको क्या करते हैं, तो जब हम लोग श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो अलग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस 7 रंग को हम लोग जिस पट्टी पर प्राप्त करते हैं इसी को कहते हैं वर्ण पट्टी या स्पेक्ट्रम, बिल्कुल राइट आंसर है, यहाँ पे प्रिज्म हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखेगा, देखिए स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिकतम होता है, तो याद रखिएगा बैगनी का झुकाव जो है अधिक होता है, क्योंकि बैगनी सबसे नीचे होता है, क्या होता है, सबसे नीचे होता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखिएगा आगे आप लोग ध्यान से, बिल्कुल आलू को यहाँ पे फोकस क्या करना है, ठीक है, फोकस करना है, बिल्कुल आलू को छोड़ कर नहीं जाना है, छोड़ कर नहीं जाना है। आधा दूर से आप लोग देख लिए वीडियो, आधा दूर से चल गए, क्योंकि हम लोग अब 100 को हम लोग प्रश्न करने वाले हैं। देखिए तारा का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना से जो है घटना को दर्शाता है, तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन से, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन, यानी कहता है कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर प्रकाश के अपवर्तन। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, तारे का टिमटिमाना के कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, प्रकाश के किस घटना के कारण मिनट, ठीक है, मिनट पूर्व, यानी कहता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे पीछे लिखा गया है, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है। तो किस, याद रखिएगा यहाँ पे किसके कारण, तो यहाँ पे याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर, यहाँ 98 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले ही दिखाई देता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, 99 प्रश्न क्या कहता है, 99 प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण होता है, तो कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण होता है, तो नीला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी की वजह से हम लोग को प्रकाश जो है नीला दिखाई देता है। आगे लोग ध्यान, प्रकाश नहीं, आकाश नीला दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं, तो किस रंग के अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं, तो याद रखिएगा नीला को बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे। इसी की वजह से जो है आकाश हम लोग को कैसा दिखाई देता है, तो आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग 100 गो प्रश्न कर लिए, 100 गो प्रश्न कर लिया। इस 100 गो अगर आप लोग 100 गो याद कर लिया, अभी 100 गो अगर याद हो गया, तो ठीक है ना, आप लोग जो है एक बढ़िया क्वेश्चन को आप लोग याद कर लिए। क्या कर लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद कर लिए, और इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए, ताकि आप लोग को एकदम दिमाग में बैठ जाए। आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं हो, ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव गलत होता है, एक ऑब्जेक्टिव रॉन्ग होता है, एक ऑब्जेक्टिव रॉन्ग होता है, तो आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव रॉन्ग होता है तो 1 नंबर कटता है, ठीक है ना, 1 नंबर कटता है। तो इसलिए आप लोग को ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होना चाहिए। कहता है कि प्रकाश की इस रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है, तो ये बताएं अभी लाल को, ठीक है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, यानी कैसा प्रतीत होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो काला हो जाएगा। बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, किसी कोयलाइडी विलयन के निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो कोयलाइडी विलयन, यहाँ टिंडल प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, तरंगदैर्घ्य लाल हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है या कैसा प्रतीत होता है, तो काला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक प्रश्न को कई बार दोहराया गया है, एक मतलब कि कई वो प्रश्न जो है हमें जो है मिला है, जैसे वो कई बार पूछा गया है। देखिए, इसको जो है कई बार पूछा गया है। देखिए, पीछे भी हम लोग देखा है, तो आपको ये भी जो है याद रखिएगा कि जो है दोहराया जा रहा है, तो एक बैंक आप लोग को पूछा जाएगा, दम एजेटी दम पूछा जाएगा आप लोग को, ठीक है ना। इसलिए आप लोग को याद कर लेना है, क्या कर लेना है, याद कर लेना है। देखिएगा, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। किस उपकरण, देखिए अब हम अगला आगे क्वेश्चन चैप्टर आगे बढ़ रहा है। किस उपकरण में धन और ऋण जो है का चिन्ह नहीं होता है, तो याद रखिएगा, कुंडली में धन और चिन्ह का ऋण नहीं होता है। ऐसे तार है, तो इसमें तार में हम लोग को पता है कि धन है कि ऋण है, नहीं ना, तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि धन है कि ऋण है, तो वो कौन सा है, तो ये कुंडली में। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि आवेश का एसआई मात्रा क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रा कूलम, बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कूलम हो जाएगा, ठीक है। 107 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, कूलम। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 1 माइक्रो एम्पियर की तुलना कितनी विद्युत धारा होगी, कितनी विद्युत धारा होगी, तो 108 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 10 के पावर -5 एम्पियर, ठीक है, 10 के पावर -5 एम्पियर। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे 10 के पावर -6 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो सी यहाँ पे था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखने में। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए आगे कहता है कि किसी चालक तार से प्रभावित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो किसी चालक में अगर क्या कर रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है, किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें गतिशील कण क्या होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा -4 होता है। देखिएगा, ये सारा चीज़ आप लोग को याद कर लीजिए।
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। कितना होता है, -19 कूलम होता है। तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो अभी बताएं, कूलाम होता है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम होता है। धारा मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो धारा मापने के लिए आमीटर या फिर एमीटर कह सकते हैं। आमीटर या एमीटर से हम लोग मापते हैं, क्या चीज़, धारा मापते हैं। आगे लोग देखिए, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिश धारा प्राप्त होती है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो डिश धारा प्राप्त होती है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो आमीटर या ये मीटर कहेगा, तो ये मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे विद्युत धारा का करा एम्पियर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कुंडली। अभी बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुंडली हो जाएगा। किसी बल्ब से एक मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान होगा, तो कितना होगा, आप लोग याद करके बताइएगा। इसका याद करके बताइएगा, तो कितना होगा, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, तो गतिशील कण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर भी बताएं, अभी बताएं, ऊपर बताएं, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग को यहाँ पे न्यूमेरिकल वाला बात करें, तो न्यूमेरिकल वाला एजेटी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसके आधार पर जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। इसके आधार पर कितने हम लोग न्यूमेरिकल कर लिए, तो न्यूमेरिकल जो है केवल अंक बदला रहेगा, बाकी ये जो है प्रोसेस वही रहेगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं, तो याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 क्या होते हैं, 18 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। 18 प्रोटॉन के बराबर। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 119वां का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21वां का क्वेश्चन क्या कहता है, 121वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ये 1 एमीटर से 0 यानी 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। ये मीटर को अल्पमापक यानी लास्ट एट काउंट जो है क्या है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी वालों कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, एजेटिव याद रखिएगा, ठीक है। एजेटिव पूछा जाएगा, ये 0.1 एम्पियर, 0.1 एम्पियर, ठीक है ना। यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 122 का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा। सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। एक बार में याद नहीं होता, 2 बार आप लोग वीडियो को देखें। बताइए, कहता है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर यानी 1 भी बराबर होता है, तो याद रखिएगा जूल पर कूलाम होता है, यानी जूल पर कूलाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 123 के। आगे क्वेश्चन कहता है कि 12 वोल्ट यानी 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, बताइए कितना होगा, किया गया कार्य कितना होगा। तो जल्दी यहाँ पे राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 जूल हो जाएगा, याद रखिएगा 24 जूल हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वोल्ट बराबर होता है, तो अभी बताएं जूल पर कूलाम होता है, जूल पर कूलाम यहाँ पे वोल्ट बराबर क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है, यानी 25 का क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 126वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 126वां क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो जूल बराबर यहाँ पे देखिए, यानी हम लोग अभी पढ़ें कि जो है भी बराबर क्या होता है, तो भी बराबर होता है जूल पर कूलाम। क्या होता है, जूल पर कूलाम। तो हम लोग को जूल यानी जूल सभी में कॉमन है, तो हम लोग को जूल बराबर निकालना है, तो जूल बराबर क्या हो जाएगा, भी गुने कूलाम, यानी भी गुने क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो यानी भी क्या हो जाएगा, वोल्ट, और कूलाम क्या हो जाएगा, तो कूलाम हो जाएगा आवेश। तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 126 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हो गया ये आप लोग को बिल्कुल, आप लोग को समझ में आ गया। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, प्रतिषेध का मान बढ़ने के लिए
बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो किसके रूप में जोड़ना चाहिए? तो देखिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए बढ़ने के लिए, ठीक है। प्रतिरोधकों प्रतिच्छेद का यहाँ प्रतिच्छेद होगा कि प्रतिरोध होगा का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना जाना चाहिए। तो हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ना जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है यानी पार्श्व क्रम को ही समांतर क्रम कहते हैं। ये भी दोनों, यहाँ पे तीनों नहीं होगा, इनमें से कोई होगा। यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम नहीं दिया गया है, यानी पार्श्व क्रम उसी को कहते हैं समांतर क्रम को, यानी दोनों ऑप्शन ये सेम है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु को सोलर सेल में बनाया जाता है? तो याद रखिएगा सिलिकॉन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन को बिल्कुल सोलर पैनल में यूज किया जाता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो किसके क्या उत्पन्न होता है? यानी प्रतिरोध बढ़ता है किसी चालक में। ये तार है, चालक तार है, इसमें प्रतिरोध बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? ऊष्मीय प्रभाव यानी ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखते हैं तार गर्म होकर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी तार कभी कभी लहर जाता है। विद्युत का अच्छा चालक होता है। तो याद रखिएगा चांदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कम प्रतिरोध होता है इसमें, चांदी में ना बहुत प्रतिरोध कम होता है। यानी प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रुकावट यानी बहुत चांदी में कम रुकावट होता है, यानी प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए इसको अच्छा चालक माना जाता है विद्युत धारा का। और ऊष्मा का भी अच्छा चालक है। आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इनमें से कोई नहीं, आमीटर का प्रतिरोध इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। आगे इनमें से कोई नहीं यानी अनंत होता है, ठीक है। यहाँ पे अनंत हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। निम्न में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का अच्छा चालक अभी बताएं, चांदी। क्या हो जाएगा? चांदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चांदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक के प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक जैसी पूछे, प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक जैसी पूछे तो क्या मारना है? तो मारना है ओम मीटर। क्या मारना है? ओम मीटर, ठीक है। इसको ओम मीटर पढ़ते हैं। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध नहीं निर्भर करता है चालक की लंबाई पर, यह निर्भर करता है। चालक के अनुप्रस्थ के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक के ताप पर, यह भी निर्भर करता है। चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, यह नहीं निर्भर करता है। यानी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल राइट आंसर है। जो स्टूडेंट यहाँ पे डी याद किए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 36वां क्वेश्चन क्या कहता है? 136वां क्वेश्चन क्या कहता है? ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ये तो जो है ऑब्वियसली बात है कि जो है चालक में अगर क्या हो जाएगा? चालक में के ताप बढ़ेगा, यानी चालक में ताप बढ़ेगा, यानी प्रतिरोध बढ़ेगा तो उसमें ताप भी बढ़ेगा। अगर ध्यान से देखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। जूल नहीं, ऊर्जा का होता है। वोल्ट नहीं, विभवांतर का होता है। एम्पियर नहीं, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ओम, ओम क्या हो जाएगा? तो ओम हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरोध का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, आर यानी आर क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक प्रतिरोध हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? किसने किया था? ये तो आलू को गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सारे स्टूडेंट पढ़े हैं। तो किसने किए थे? तो यहाँ पे ऑस्ट्रेड ने किए थे। कौन किए थे? ऑस्ट्रेड ने किए थे। ये आप लोग कमेंट किए थे, तो आप लोग को कमेंट करना है कि कब किए थे, ठीक है। कमेंट करना है आप लोग को कि कब किए थे। ऑस्ट्रेड किए थे, कब किए थे विद्युत धारा में चुंबकीय प्रभाव की खोज, ये कमेंट करके बताना है। आगे बताइएगा, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबक क्षेत्र की दिशा होती है तो चुंबकीय यानी क्षण रेखा का, यानी क्षण चुंबक के अंदर कर रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो बाहर की ओर क्या होता है? नॉर्थ से निकल कर साउथ की ओर जाता है, नॉर्थ से निकल कर साउथ की ओर जाता है। लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है? साउथ से निकल कर नॉर्थ की ओर जाता है, साउथ से निकल कर नॉर्थ की ओर जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किसका प्रयोग छड़ का उपयोग किया जाता है? यानी किस प्रकार का छड़ का प्रयोग किया जाता है? देखिए कहता है, फिर से आप लोग पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहे हैं ताकि देखिए जल्दी बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। आगे लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा हो जाएगा। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नरम लोहा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है ना।
आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित धनावेशित कण अल्फा, ठीक है, अल्फा यहाँ पे अल्फा कण हो जाएगा, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तरी की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है, ठीक है, दिशा पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऊपर मुखी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर ही मुखी हो जाएगा, ऊपरी मुखी हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, 42वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी विद्युत धारा की सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है। तो 42 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी बिंदुओं पर एक समान होती है, क्योंकि विद्युत धारा में देखिए किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी जगह सभी बिंदु पर एक समान होता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो कौन परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो 43 का यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, यहाँ पे चाल भी नहीं, अब वेग भी नहीं और संवेग भी नहीं, यहाँ पर राइट आंसर कोई नहीं। ये आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है। तो कौन सा सहायक होता है, तो 144 का यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, ठीक है ना, अंगूठा का नियम, दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम, यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, सही वर्णन करता है। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या कहता है डी, तो चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, क्या होता है कि तार होता है, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, आगे लोग ध्यान से देखिएगा, चलिए इसमें कहता है चुंबकीय फ्लक्स, कहता है चुंबकीय फ्लक्स का एस मात्रक क्या होगा, तो वेबर हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एस मात्रक वेबर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो किसने किया था, बताइए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा फैराडे ने किया था चुंबकीय प्रेरण की खोज। आगे विद्युत मोटर परिवर्तित करती है, तो विद्युत मोटर परिवर्तित करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रहा है, इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी परिभ्रमण के बाद परिवर्तित होगा, तो कितनी परिभ्रमण के यानी क्या कहता है, परिभ्रमण के बाद परिवर्तित होगा। तो याद रखिएगा आधा परिभ्रमण के बाद वह क्या होती है, परिवर्तित होती है, आधा घूर्णन के बाद। किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक परिवर्तन के कार्य करता है, परिवर्तन का कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 150, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं 150 प्रश्न पर, तो 150 प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो विद्युत मोटर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे विद्युत मोटर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, चलिए अब हम लोग 50 यानी 150 प्रश्न हम लोग कर लिए, कितना प्रश्न कर लिए, 150 प्रश्न कर लिए। एक भी प्रश्न आप लोग को छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोग को एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, छूट जाता है ना तो आप लोग को जो है बिल्कुल दिक्कत होगा, ठीक है, दिक्कत होगा। एकदम एनर्जी, फुल एनर्जी के साथ आप लोग को एकदम याद कर जाना है। ये सारे ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, ऐसा ऑब्जेक्टिव आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल यूट्यूब पर आप लोग ढूंढ लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं 1998 से लेके 2024 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो सारा निचोड़ हम लोग पढ़े हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उपयुक्त नहीं है, तो कौन सा ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त नहीं है, तो 151 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है, तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत कौन है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक गैस, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक गैस उत्तम ऊर्जा का स्रोत
है उत्तम ऊर्जा का स्रोत है। लास्ट वाला में जो लास्ट वाला चैप्टर है वो उससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उससे बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए जो है हम लोग ये चीज़ लाए हैं। ऊर्जा उत्तम स्रोत है। बहुत सारे जो है टीचर क्या करते हैं कि लास्ट वाला पढ़ावे नहीं करते हैं कि ये भूगोल वाला सेक्शन है, तो भूगोल वाला सेक्शन है तो हम लोग क्यों पढ़ाएं, तो आखिर जो चैप्टर दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इसीलिए हम लोग इसको ले लिए। तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा, इनमें सभी जिसमें ये सभी गुण हो, तो जिसमें ये सभी गुण हो तो ये सारे चीज़ जो उत्तम ऊर्जा का स्रोत है, जो सरलता से सुलभ हो सके, ठीक है ना, जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्य में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे गुण पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहेंगे, ठीक है ना, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कहेंगे। आगे बताइएगा, आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो अनवीकरणीय स्रोत कहता है तो यहाँ पे पेट्रोलियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा जो है, ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नाभिकीय संलयन, सूर्य केंद्र, यहाँ पे चंद्रमा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है यहाँ पे 56 क्वेश्चन क्या कहता है, 156 कहता है जो दमा उत्पन्न कर उसे क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने के युक्त को क्या कहते हैं, यानी सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल दे रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सौर सेल कहेंगे। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पेट्रोलियम और कोयला दोनों हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो कोयला और पेट्रोलियम दोनों हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिल्कुल बायोगैस, बायोगैस जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है, डीजल का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा इनमें सभी में डीजल का उपयोग किया जाता है, भारी वाहनों में भी किया जाता है, रेल इंजनों में किया जाता है, विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल ताप का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते, तो किस दिन हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो बादलों वाले दिनों में हम लोग गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं, कब, बादलों वाले दिन में, ठीक है ना, क्योंकि वह सूर्य के आधार पर काम करता है, जब सूर्य निकलबे नहीं करेगा तो हम लोग काम कैसे करेंगे, तो विद्युत संयंत्र। आगे कहता है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है, तो किस ऊर्जा को कहता है, किस ऊर्जा को, तो याद रखिएगा स्थितिज ऊर्जा को वह किस में कर देता है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो कहता है कि विद्युत जनित्र में पवन की चाल कर रहा है, तो याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है वायु की चलना चाहिए, तभी जो है वायु विद्युत जनित्र चलेगा, अर्थात नहीं चलेगा, याद रखिएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, जिस जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो कह रहा है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का ईंधन का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस के ईंधन का स्रोत कौन नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि खिलौना में किस सेल का उपयोग किया जाता है, किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो सूखा सेल, ये तो सभी का पता है, सूखा सेल का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु का सोलर सेल बनाने में होता है, तो किस में, तो ये पीछे भी बताएं, यानी सिलिकॉन को हम लोग सोलर सेल में धातु का उपयोग करते हैं। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, तो निम्नलिखित में से कौन परंपरागत का ऊर्जा का स्रोत है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, इनमें से कोई नहीं, यानी जीव मात्रक यानी बायोमास भी नहीं होगा, नाभिकीय ऊर्जा भी नहीं होगा, यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा भी नहीं होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आगे ध्यान से देखिए, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त है, तो यहाँ पे अवतल दर्पण बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है।
आगे लोग ध्यान से देखेगा, आगे लोग ध्यान से देखेगा, कहता है 70 क्या कहता है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, देखिए इसको प्रश्न को देखिए, ये सारे प्रश्न बिल्कुल राइट है। ये सारे जितना हम लोग देखे ना, ये सारे चीज़ें डेट डालन है, ये बिल्कुल फेक नहीं है, ये फेक 1% नहीं है, ये फेक 1% आप लोग को नज़र नहीं आएगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन बैक उठा कर देखिए। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत कब कभी पहले पूछा गया था? तो देखिए, तो यहाँ पे 1998 में, 12 में, 16 में, 14 में, 22 में, उसके बाद 23 में भी पूछा गया है। ठीक है ना, तो कितना बार पूछा गया है? 1 2 3 4 5 6 बार एक प्रश्न को पूछा गया था। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 171 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। ये एक प्रश्न के लिए नहीं है, ये एक प्रश्न के लिए नहीं है, ताकि आप लोग को एक वो दिखाते हैं। देखिए इतना बार पूछा गया है, सारे प्रश्न के लिए है, ये सारे प्रश्न पूछा गया है इतना बार। आगे बताइए, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो कोयला से प्राप्त ऊर्जा बिल्कुल अनवीकरणीय है। ठीक है, कोयला से प्राप्त ऊर्जा अनवीकरणीय है। ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत के नाम बताए, तो याद रखिएगा, दो कह रहा है तो दो क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोयला और पेट्रोलियम हो जाएगा। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कहता है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बायोगैस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहता है, तो आप लोग सभी लोग याद रखिएगा, जय मात्रा बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जय मात्रा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण कौन है? तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, पवन, महासागरीय जल, उसके बाद महासागरीय तरंग, ये सारे चीज़, सौर ऊर्जा, ये सारे चीज़ जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अपघटक का उदाहरण है, तो अपघटक का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो कवक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गाय, बाघ, घास, ये सारे चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कवक हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो पर्यावरण का हिस्सा कौन है? तो यहाँ पे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, इनमें सभी, तो इसका याद रखिएगा, पर्यावरण का हिस्सा इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण का हिस्सा सभी हो जाएगा, यानी वायुमंडल भी, जल भी, स्थल भी, और इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से बताइए, एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषीय स्तर होते हैं? तो कितने पोषीय स्तर होते हैं? तो ये बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 होता है। ये सारे चीज को याद रखिएगा, 4 यहाँ पे याद रख लीजिएगा, 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है कि बाघ उपभोक्ता है, बाघ उपभोक्ता है, तो क्या है? बाघ उपभोक्ता है तो क्या है? प्राथमिक पोषीय स्तर है, द्वितीय पोषीय स्तर है, तृतीय पोषीय स्तर है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे तृतीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तृतीय पोषीय स्तर का ये बाघ उपभोक्ता है। आगे ध्यान से देखिएगा, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे, पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत क्या पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। क्या पाई जाती है? कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है, तो वायुमंडल। ठीक है, ये ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो वायुमंडल के मध्य सतह पर, वायुमंडल के मध्य सतह में। यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का आंतरिक स्रोत है, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का आंतरिक स्रोत है, तो यहाँ पे सूर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कहता है याद कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन को याद करना है। आगे ध्यान से देखिएगा कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास कौन खाता है? बकरी खाता है। देखिए, घास गेहूं खाता है? नहीं। यहाँ पे आम खाता है? नहीं। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो घास, यहाँ पे घास को कौन खाता है? तो बकरी खाता है। और बकरी को कौन खाता है? तो मानव खाता है। अब देखिए, बकरी यहाँ पे बकरी को कौन खाता है? गाय। नहीं, बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हाथी नहीं हो जाएगा। घास को कौन खाता है? मछली। और
मछली को खाता है बकरी? नहीं, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घास बकरी और मानव, घास बकरी और मानव हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कहता है निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? तो किसे उपभोक्ता की आप श्रेणी में रख सकते हैं? तो जंगली जानवर को हम लोग को रख सकते हैं उपभोक्ता की श्रेणी में। जंगली जानवर को क्या में रख सकते हैं, तो उपभोक्ता की श्रेणी में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो याद रखिएगा सूर्य। ये बहुत बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया। ओजोन का आणविक सूत्र होता है, तो ये O3 होता है। ठीक है, O3 ओजोन का आणविक सूत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरण पदार्थ कहता है, तो यहाँ पे DDT बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DDT बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग देखिएगा ध्यान से। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह तो एक दिशा होता है, वो एक दिशा होता है ऊर्जा का प्रवाह। आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है आगे लोग ध्यान से देखिएगा, कहता क्या चीज़ है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश हो जाएगा। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? तो कृत्रिम, क्योंकि यह मानव ने बनाया है। तालाब को कौन बनाया है? मानव ने बनाया है। किसमें निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र अधिकतम संख्या में मौजूद है? तो निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिक संख्या में जो है मौजूद है? कौन संख्या में मौजूद है? तो बताइए, अधिकतम संख्या में कौन मौजूद है? तो 94 के यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक। ठीक है, उत्पादक सबसे अधिक संख्या में मौजूद है। आगे बताइए, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर में हमेशा पोषीय स्तर पर हमेशा कौन होता है? तो याद रखिएगा मांसाहारी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे पोषीय स्तर पर क्या होता है? तो मांसाहारी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मांसाहारी होता है। यहाँ पे देखिएगा 96 को देखिएगा, 96 जैव अवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन है। जैव अवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन कहता है, जैव अवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन क्या है? तो यहाँ पे DDT बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, DDT बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 0.03% है। कितना है? 0.03% है। BSVI का संबंध किसे है? तो BSVI का संबंध किसमें है? तो यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषण से। क्या है? वायु प्रदूषण से। आगे ध्यान से देखिएगा, आगे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कहता है ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके कारण होता है, यानी किसके द्वारा हो रहा है? तो CFC के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ये था 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या था? 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आप लोग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 200 याद कर लेंगे। ठीक है, 200 याद कर लेंगे, तो मैं ये गारंटी देता हूँ, मैं ये आश्वासन देता हूँ कि आप लोग एक भी ऑब्जेक्टिव छोड़कर नहीं आए, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम हो वो सारे एग्ज़ाम में दहाड़ कराइएगा। फिजिक्स का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा इतना। ठीक है, तो हम लोग और इसमें 50 को ऑब्जेक्टिव ऐड करेंगे, ताकि आप लोग को 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार से दिक्कत ना हो। तो हम लोग मिलेंगे, अब आप लोग जो है अधिक से अधिक संख्या में इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को लिए लाभदायक हो। ठीक है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बेहतरीन से बेहतरीन मार्क्स लाने के प्रयास करें अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के